क्रांति रिंकर्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ राजेश। जैसे आप सबको पता है कि हम प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे थे और प्राचीन इतिहास का जो एक पहला टॉपिक था, खास तौर पे ये पाषाण काल का ही पार्ट है। हम बोले थे पाषाण काल को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मानव विकास क्रम का ले लेते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन एवोल्यूशन है उनका ले लेते हैं। तो इसी क्रम में हम थोड़ा सा मानव विकास क्रम को पढ़े थे, किस तरह से मानव का विकास हुआ है। हम ये भी बोले थे हमें पूरा एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ना है, हमें मानव विज्ञान नहीं पढ़ना है, लेकिन जो छोटे छोटे एग्जाम है, जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उससे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ चीज आपको बताया था। आज जो क्लास है उसी मानव विकास क्रम पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। आपने जो क्लास को पढ़ा है आज हम टेस्ट करते हैं क्या कितना हम पढ़े हैं, क्या हमसे क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और यही तरीका रहेगा हम सबका पढ़ने का। हम पहले टॉपिक कंप्लीट कर जाएंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यू करते जाएंगे, ठीक है, जो पीवाईक्यू होंगे या अपने द्वारा डिजाइन किया गया कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो पढ़ने की यही रणनीति रहेगी हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप लोग एक पेन और पेपर ले लेंगे और मिलाते जाएंगे आपका कितना क्वेश्चंस 50 में सही होता है और देखते जाएंगे। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पहले मानव जैसा, ध्यान देंगे, मानव जैसा प्राणी कौन थे, बताएंगे। पृथ्वी पर सबसे पहला मानव जैसा प्राणी कौन थे। हमने कल डिस्कस किया था कि पृथ्वी पे सबसे पहले मानव जैसा जो प्राणी थे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। क्या हम डिस्कस किए थे कल? बिल्कुल किए थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मानव जैसा पहला प्राणी कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मॉडर्न मैन, आधुनिक मानव का उदय किस काल में हुआ है? क्या मैं बताया था क्वेश्चंस? बिल्कुल बताया था। आप लोग जवाब देंगे जल्दी। आधुनिक मानव का उदय किस काल में हुआ था? बताओ। प्लेस्टोसीन। किसमें? प्लेस्टोसीन में, ठीक है, प्लेस्टोसीन में। तीसरा क्वेश्चन है, किस पूर्वज को हैंडीमैन कहा जाता है? किस पूर्वज को हैंडीमैन कहा जाता है क्योंकि उसने सबसे पहले औजार बनाए थे? बताएंगे आप सब जल्दी जल्दी बताएंगे। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? होमो हैबिलिस। क्या हो जाएगा? होमो हैबिलिस। किस पूर्वज को हैंडीमैन कहा जाता है? उसने सबसे पहले औजार बनाए थे। आंसर क्या हो जाएगा? होमो हैबिलिस, ठीक है। क्या हो जाएगा? होमो हैबिलिस। देखो आगे ये क्वेश्चंस और मिलेगा तो इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एक होता है AHENCS, ठीक है, AH, उसके बाद ये क्या है? E, क्या है? AHENCS। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। देखो जो मानव का पूर्वज है, जो आधुनिक मानव का पूर्वज है, या इनको प्रजाति कहेंगे, आधुनिक मानव का जो पहले की प्रजाति है, सबसे पहला प्रजाति क्या निकल के आया था? हमने डिस्कस किया था क्लास में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ए फॉर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दूसरा देखो होमो हैबिलिस, इसी को बोलते हैं। हम वहां पर डिस्कस नहीं किए थे लेकिन सीख लो अब। हम लोग इंपॉर्टेंट को पढ़े थे। पहला क्या? रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसी तरह से बोलो क्या क्या पढ़े थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिंथोकैंथोपस, उसके बाद निएंडरथैल। इसी क्रम में आगे पढ़े थे होमोसेपियंस को। लेकिन आज याद रखो, थोड़ा सा पूछा जा सकता है, घुमा के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो आप एक क्रम याद कर लो। पहला क्या था? रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उस होमो हैबिलिस, ठीक है, जिसे हैंडीमैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैंडीमैन भी कहा जाता है। आगे ये क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे और डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद इरेक्टस, होमो, ई फॉर होमो इरेक्टस, इसे और क्या कहा जाता है?
आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे, क्योंकि मैं ये टॉपिक कल करवाया था। ठीक है, होमो इरेक्टस को और क्या कहा जाता है, इसका आंसर देंगे आप। चौथा, निएंडरथैल, बताओ निएंडरथैल। उसके बाद बताओ क्या सी, एक याद और लग यहां पे, इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है, क्रोमैग्नन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सी फॉर क्रोमैग्नन कहा जाता है, और एस फॉर होमोसेपियंस। याद रखेंगे। आर फॉर रामापिथेकस। क्या क्या, एक बार याद लिख लेंगे यहां पे। पहला रामापिथेकस, रामापिथेकस आर फॉर। ठीक है, उसके बाद बताओ, उसके बाद ए फॉर ऑस्ट्रलोपिथेकस, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, ऑस्ट्रलोपिथेकस। ठीक है, उसके बाद बताओ एच फॉर होमो हैविलिस। क्या, होमो हैविलिस, जिसे हैंडीमैन भी कहा जाता है। उसके बाद बताओ ई फॉर होमो इरेक्टस, जिसे और क्या कहा जाता है, कमेंट में आंसर देंगे आप। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। एन फॉर निएंडरथैल। क्या बोलेंगे, निएंडरथैल। सी फॉर बताएंगे आप सब, क्रोमोमैग्नन, क्रोमोमैग्नन। एस फॉर सेपियंस, यानी कि होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। ठीक है, याद रख लेंगे इसको। रामापिथेकस, ऑस्ट्रलोपिथेकस, ठीक है, होमो हैविलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, निएंडरथैल, उसके बाद क्रोमोमैग्नन, होमोसेपियंस। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाता है, बताओ होमोसेपियंस के जो पूर्वज है वो कौन है, होमोसेपियंस किसकी प्रजाति है, तो क्रोमोमैग्नन के। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हैंडीमैन किसके बोलेंगे, होमो हैबिलिस को बोलेंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले सीधा होकर खड़ा हुआ, बताओ, हम कल करवाए थे, बताएंगे, ऑस्ट्रलोपिथेकस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रलोपिथेकस। जावा मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताओ, जल्दी बताओ। क्या हम लोग ये क्वेश्चंस करे थे ना, बिल्कुल करे थे, बताओ क्या कहे थे, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। और इसे और क्या कहा जाता है, पिंथोक्रैंथोपस। समझ में आया, इनका आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे। जावा मानव को और क्या कहा जाता है, एक तो हम बोल दी होमो इरेक्टस कहा जाता है, और दूसरा नाम क्या है इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे। ये क्वेश्चंस वही कर पाएंगे जो पहले वाले क्लास को किए हैं, क्लास नंबर 2 जो किए होंगे वही ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। किस मानव पूर्वज ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस मानव पूर्वज ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, बताएंगे आप सभी, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएंगे। किस मानव पूर्वज ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, जिसे जावा मानव भी कहते हैं, जिसे पिंथेकैंथोपस भी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ आया, जावा मानव इसी को कहेंगे, पिंथेकैंथोपस इसी को कहेंगे, जावा मानव इसी को कहेंगे, जावा मानव इसी को कहेंगे, होमो इरेक्टस इसी को कहेंगे, होमो इरेक्टस, होमो, एक मिनट, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस इसी को कहेंगे। इसी को और क्या बोलेंगे बताओ, पिंथोक्रैंथोपस, अरे एक मिनट, मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे, क्या बोल इसको, पिंथेक्रैंथोपस। ठीक है, किसके, इसने सबसे पहले आग की खोज की थी। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ किस मानव ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, चाहे तो जावा मानव, चाहे होमो इरेक्टस या पिंथोक्रैंथोपस, तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शंस दिया जा सकता है।
ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अब ले लेते हैं नेक्स्ट। अगला देखो, अगला देखो क्या है क्वेश्चन। नियंदरथल मानव के अवशेष सबसे पहले किस देश में मिले हैं? नियंडरथल मानव के अवशेष सबसे पहले किस देश में मिले हैं? आंसर देंगे इसका, याद रख लेंगे इसका, जर्मनी में। कहां पे? जर्मनी में, क्योंकि नियंडर जो एक घाटी है वहीं पे सबसे पहले जो नियंडरथल मानव है उनका अवशेष देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसको, ये मृतकों का अंतिम संस्कार, जो विरियल है, मृतकों का अंतिम संस्कार की परंपरा सबसे पहले किसने शुरू की थी? बताएंगे। मृतकों की अंतिम संस्कार करने की परंपरा सबसे पहले किसने शुरू की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चंस को करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा नियंडरथल। क्या हो जाएगा? नियंडरथल। याद रखेंगे, मृतकों की जो अंतिम संस्कार है उनकी शुरुआत सबसे पहले नियंडरथल मानव की प्रजाति ने की थी। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चंस करवाए थे, आधुनिक मानव की सबसे निकटतम पूर्वज कौन सा है? निकटतम पूर्वज अभी क्या बताए थे? अभी बताओ क्या बताए थे? AHENCS। और लिखो रामापिथेकस। उसके बाद बताओ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, ये क्या है? AHE, ये क्या? होमो इरेक्टस। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, उसके बाद बताओ नियंडरथेल, ये दोनों एन है ना, नियंडरथेल। ये क्या हो गया बताओ? क्रोमोमैग्नन। ये हो गया शेपियंस, होमो शेपियंस। तो बोलो इनके कौन से पूर्वज हो गया सबसे निकटतम पूर्वज? बताओ कोई, जल्दी बताओ क्या हो गया? क्रोमोमैग्नन। मानव की जो आधुनिक मानव की सबसे निकटतम पूर्वज कौन से हैं? क्रोमोमैग्नन। ये क्रम याद रख लेंगे, ठीक है, ये क्रम याद रख लेंगे ऐसे करके। रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, नियंडरथेल, क्रोमोमैग्नन, होमो सेपियंस। कितना आसान है। इनको 2-4 बार आप बोलते जाएंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आप 2-4 बार बार रिपीट करेंगे ना तो आपके दिमाग में ऐसे ऐसे चीज फिट होते जाएंगे, और जब आपके दिमाग में ऐसे ऐसे शब्दों फिट होते जाएंगे तो आप एक दिन एकदम खतरनाक बन जाएंगे किसी भी टॉपिक के। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मानव विकास के अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, जो मानव विकास का अध्ययन है उनका अध्ययन, उनकी विज्ञान को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। केव पेंटिंग की शुरुआत किस मानव ने की थी? इंपॉर्टेंट, केव पेंटिंग जो गुफा चित्रकारी है उनकी शुरुआत सबसे पहले किस मानव ने की थी? बताओ बताओ। क्रोमोमैग्नन। क्या? क्रोमोमैग्नन, क्रोमैग्नन। देखो ये क्वेश्चंस क्या पेंटिंग के बारे में, क्रोमैग्नन नहीं रहे तो वहां पे हम लोग होमो सेपियंस भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि होमो सेपियंस का जो निकटतम पूर्वज है क्रोमैग्नन है, तो गुफा चित्रकारी के पेंटिंग की शुरुआत किस मानव ने की थी? क्रोमैग्नन। या वहां पे यदि क्या बोलते उसको, ऑप्शंस में ये आता है क्या बताओ, होमो सेपियंस, तो वो भी लगा सकते हैं। किस स्थान को क्रेडल ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं, क्योंकि मानव की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पहला साक्ष्य अफ्रीका में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, आधुनिक मानव का भी पहला साक्ष्य अफ्रीका में ही देखने को मिलता है। इसलिए मानव जाति का जो पालनहार है, मानव जाति का जो पालना है, वो अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की सबसे प्रसिद्ध जीवाश्म लूसी की खोज कहां हुई थी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के सबसे प्रसिद्ध जीवाश्म लूसी का खोज कहां हुआ था? तो याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया। याद कर लेंगे।
होमो इरेक्टस का मस्तिष्क का आयतन लगभग कितना होता है? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को जवाब देंगे, बस याद कर लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है जैसे जैसे इधर की ओर जाएंगे रामापीठ, ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो मानव की जो मस्तिष्क क्षमता है वो बढ़ता जाएगा, और होमो सेपियंस का मस्तिष्क क्षमता सबसे ज्यादा होता है। तो बस ये याद रख लेंगे, होमो इरेक्टस का जो मस्तिष्क का आयतन है, जो क्रेनियल कैपेसिटी है, CC4 क्रेनियल कैपेसिटी है, वो कितना है? मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए 900 सीसी, मतलब 900 क्रेनियल कैपेसिटी किसकी? होमो इरेक्टस का मस्तिष्क का आयतन है। ठीक है, याद रख लेंगे बस इसको, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं करवाया था क्लास में भी। शिवालिक पहाड़ियां जो भारत में स्थित है, किस पूर्वज का जीवाश्म कहां? शिवालिक पहाड़ियां पे किस पूर्वज का जीवाश्म प्राप्त हुआ था? मैं वहां पे करवाया था, तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामापिथेकस। क्या हो जाएगा? रामापिथेकस। क्या मेरी बात सुना रहा? किस काल में मनुष्य ने कृषि और अस्थायी जीवन की शुरुआत की थी? किस काल में मनुष्य ने कृषि और अस्थायी जीवन की शुरुआत की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 16 का, बताओ कोई? नवपाषाण काल। हम लोग जब पाषाण काल का अध्ययन प्रॉपर तरीके से करेंगे तो वो हर चीज का अध्ययन करेंगे, जैसे आग का खोज किस काल में हुआ है, अस्थायी जीवन की शुरुआत कहां से हुआ है, खानाबदोश जो जीवन है वो किस काल में था, धीरे धीरे मानव मध्य पाषाण से नव पाषाण में आया, उनके जो जीवन है उनमें क्या परिवर्तन आया है, कैसे वो अपने अस्थायित्व को प्राप्त किए, एक जगह रहना शुरू कर दिए। तो इनका अध्ययन अब जब इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग पाषाण काल पे आएंगे तो इसका अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बस आप याद रख ले, जो कृषि और अस्थायित्व जीवन है उनकी शुरुआत नव पाषाण काल में हुई थी। मानव विकास के दौरान पूंछ का विलुप्त होना किसका उदाहरण है? बहुत ये ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाला तो क्वेश्चन है नहीं। किसी भी चीज का विलुप्त होना मानव विकास के क्रम में ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? बताओ। अनुकूलन, अवशेषी अंग, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन। बताओ क्या होगा इसका आंसर? सीधी सी बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। अवशेषी अंग ही होगा ना। पेकिंग मानव का जीवाश्म कहां प्राप्त हुए हैं? पेकिंग मानव जो थे उनका याद कर लेंगे इसको। पेकिंग मानव का जो जीवाश्म है वो चीन से प्राप्त हुए हैं। पेकिंग मानव का जो जीवाश्म है वो चीन से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि पेकिंग मानव जो होता है एक विलुप्त प्रजाति है मानव का। ठीक है, ये क्या है? एक विलुप्त प्रजाति है मानव का, जिसका जीवाश्म हमें चीन से प्राप्त होता है। क्या मेरी बात सुन रहा? आना चाहिए। द्विपद गमन का अर्थ क्या हुआ? 4 पैरों पे चलना, 2 पैरों पर चलना, पैरों पर खड़ा होना, रेंग कर चलना। नाम से स्पष्ट है, बाइपेडलिज्म, 2 पैरों पे चलना। आधुनिक मानव का मस्तिष्क का आयतन कितना होता है? ये थोड़ा सा याद कर लेंगे बस, क्योंकि मानव की जो मस्तिष्क क्षमता है सबसे ज्यादा, मानव की जो मस्तिष्क क्षमता है सबसे ज्यादा, वो मानव की किस प्रजाति में देखने को मिलता है? बताओ। आधुनिक मानव जो जिसको हम लोग होमो सेपियंस कह के पुकारते हैं, तो एक कम से कम याद रख लेना कि मानव के जो आधुनिक मानव है उनकी मस्तिष्क का जो आयतन है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? बताओ बताओ जल्दी, कितना होना चाहिए? किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या? 1450 सीसी। सीसी का मतलब बताए थे क्रेनियल कैपेसिटी। क्या मेरी बात समझ आया? 1450 सीसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से हम लोग अच्छे तरीके से अपने टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं। एक टॉपिक को जैसे हमने खत्म किया, उस टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। पढ़ने का यही तरीका होता है। आप जब किसी भी चीज को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, टॉपिक पढ़े, टॉपिक को अच्छे से पढ़े, उनके बाद हम क्वेश्चंस लगाए। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि आप जब क्वेश्चंस लगाते समय, आप जब क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो आपने जो टॉपिक को पढ़ा है, एक बार यहाँ अपने क्वेश्चंस को देखा है, तो कुछ कुछ चीजें क्या हो जाता है ना, आपके दिमाग में सीधे फिट बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर आप नोट्स को एक बार पलट के देखे, एक बार फिर पलट के देखे, ऐसे करते करते आपका दिमाग एकदम पूर्ण रूप से उस चीज के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, तो पढ़ने का यही तरीका होता है। चलो, मानव विकास में सभ्यता का विकास किस काल में हुआ है? क्या होता है सभ्यता, क्या होती है संस्कृति? हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग इतिहास के
क्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे सभ्यता किसको कहते हैं, संस्कृति को किसको कहते हैं, सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो बस यहाँ पे याद रख ले कि मानव की जो सभ्यता का विकास होता है वो सब कहाँ होता है बताओ, नव पाषाण काल में होता है। कहां पे होता है, नव पाषाण काल में होता है। नव पाषाण काल में मानव विकास में सभ्यता का जो विकास होता है, सभ्यता का जो विकास होता है वह नव पाषाण काल में होता है। कब होता है, नव पाषाण काल में होता है। प्रोकॉन्सल किसका पूर्वज माना जाता है बताओ, प्रोकॉन्सल किसका पूर्वज माना जाता है बताओ कोई, प्रोकॉन्सल किसका पूर्वज माना जाता है बताओ कोई। सीधी सी आंसर है मानव और वानर। मानव किनके, वानर किसके पूर्वज है, मानव के पूर्वज है। तो मानव और वानर को प्रोकॉन्सल को किसका पूर्वज माना जाता है, मानव और वानर का। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना, तो आना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं और हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट, मेरे ख्याल से तीसरा हो गया था ना, हाँ तीसरा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 22 23 पे आते हैं। चलो 23 का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 23 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। होमो हैबिलिस का अर्थ क्या होता है, कौशलपूर्ण मानव। क्या होता है, होमो हैबिलिस का अर्थ ही होता है कौशलपूर्ण मानव। होमो हैबिलिस का अर्थ क्या होता है, कौशलपूर्ण मानव। ठीक है, और मतलब कहने का मतलब क्या है कि मानव का जो एक तरह से कहा जाए, जैसे हम लोग कहेंगे कि इसी को क्या बोलते हैं, हैंडीमैन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, हैंडीमैन कहते हैं। अभी हम लोग कह रहे थे ना, होमो हैबिलिस को क्या कहा जाता था, हैंडीमैन कहा जाता है। हैंडीमैन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हैंडीमैन कहा जाता है। क्योंकि मानव जैसा जो प्राणी है, सबसे पहले मानव जैसा प्राणी का जो गुण है सबसे पहले होमो हैबिलिस में ही पाया गया। और होमो हैबिलिस ने सबसे पहले औजार का प्रयोग करना शुरू किया। क्या मेरी बात समझ आ रहा है, होमो हैबिलिस ने ही सबसे पहले औजार का प्रयोग करना शुरू किया। और मानव जैसा पहला गुण किसमें आता है, होमो हैबिलिस में ही। इसे कौशलपूर्ण मानव कहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मानव हुए हैं लेकिन उसमें स्किल नहीं था, वो मानव जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था, लेकिन मानव के पूर्वज थे जरूर। ठीक है, किस मानव ने सबसे पहले सुई का प्रयोग कपड़े सिलने में किया था। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है यार, मजेदार क्वेश्चन है। किस मानव ने सबसे पहले सुई का प्रयोग कपड़े सिलने में किया था, बताओ कोई, कौन कर सकता भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। होमोसेपियंस तो है ही नहीं, तो होमोसेपियंस के पूर्वज कौन है, क्रो मैग्नन है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि होता क्या, देखो आपके सारे मतलब क्या बोलते फैक्ट आपके नोट्स में नहीं लिखाया जा सकता है। कुछ चीज आप अपने एक तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके भी कोई भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं, अपना दिमाग का यूज करके भी कोई क्वेश्चंस लगा सकते हैं। थोड़ा सा, क्योंकि मानव है आप ना, थोड़ा सा अपनी बुद्धि का यूज कीजिए। जब अपने बुद्धि का यूज करेंगे तो आप जो भी चीज नहीं भी पढ़े होते हैं ना, तो वो क्वेश्चंस आप कर लेते हैं। तो देखो इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो ये लिखाया नहीं था लेकिन थोड़ा सा लग सकता है कि सुई का प्रयोग कौन कर सकता है, होमोसेपियंस। लेकिन होमोसेपियंस है नहीं तो क्रो-मैग्नन। तो आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाना चाहिए, मानव ने सबसे पहले सुई का प्रयोग किस मानव ने किया था, तो क्रो-मैग्नन ने। मानव के विकास क्रम का सही वैज्ञानिक क्रम क्या है, बताओ जल्दी बताओ। चलो देखो यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस तो कोई नहीं है, आर नहीं, चलो ठीक है। ए फॉर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो मेरे ख्याल से एच तो होमो हैबिलिस हो गया, ये बिल्कुल कट गया। ई फॉर क्या, इरेक्टस, ये भी कट गया। एस फॉर सेपियंस, ये तो कट ही गया, आंसर क्या बच गया ये। ए फॉर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एच फॉर होमो हैबिलिस, ई फॉर होमो इरेक्टस, एन फॉर निएंडरथैल, सी फॉर क्या होगा बताओ, क्रो-मैग्नन, एस फॉर होमोसेपियंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मानव विकास में एग्रीकल्चर की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, बताओ कोई। 10,000 वर्ष पूर्व। कहने का मतलब जो नवपाषाण काल है उसमें कृषि की शुरुआत हुई है। हम लोग जब पाषाण काल को अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हम लोग वहां पे एग्रीकल्चर को भी देखेंगे। ठीक है, कि किस काल में कृषि की शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्या बोलते उसको,
पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। पशुपालन पे निर्भरता किसमें थी, पशुपालन पर निर्भरता कहाँ पे कम हुई है और कृषि पे निर्भरता ज्यादा कहाँ हुई है, तो हम लोग जब पाषाण काल का अध्ययन करेंगे तो वहां पे हम लोग जरूर पढ़ेंगे। निएंडरथल मानव का मस्तिष्क क्षमता आधुनिक मानव से क्या होना चाहिए भाई, कम होगा ना। तो सीधी सी बात, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। निएंडरथल मानव की मस्तिष्क क्षमता आधुनिक मानव से क्या होगा बताओ, 27 का जल्दी बताओ। निएंडरथल मानव की मस्तिष्क क्षमता आधुनिक मानव से क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए। यहां पे थोड़ा सा पेज फंसा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा देख लो। ये क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, ठीक है। निएंडरथल मानव की मस्तिष्क क्षमता आधुनिक मानव से, इस क्वेश्चंस को अभी डॉट में रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ले लेंगे इस क्वेश्चंस को। निएंडरथल मानव की जो मस्तिष्क क्षमता है वो आधुनिक मानव से, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस में ले लेंगे, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। जो टंग बेबी है, टंग बेबी का जीवाश्म किससे संबंधित है, टंग बेबी का जीवाश्म किससे संबंधित है, जल्दी बताओ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, क्वेश्चन याद कर लेंगे। टंग बेबी का जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस से संबंधित है, टंग बेबी का जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस से संबंधित है। मानव विकास सिद्धांत एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था बताओ। जो मानव विकास का सिद्धांत है, मानव विकास का सिद्धांत है, किस वर्ष प्रकाशित हुआ है, इसका आंसर आप लोग देंगे, बताओ। 1859 में मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, आप कमेंट में जरूर इसका आंसर लिखेंगे, कमेंट में आप इनका आंसर लिखेंगे। मानव विकास का सिद्धांत ये तो हम बता दिए 1859 में पब्लिश हुआ था, और इस सिद्धांत को किसने दिया था, कमेंट में जरूर लिखेंगे। डार्विन ने अपनी खोज किस द्वीप पर समूह पर की थी बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चंस, ये बायो का क्वेश्चंस है, ठीक है, लेकिन ये आपके जो एंथ्रोपोलॉजी है अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसका भी क्वेश्चन है। डार्विन ने अपनी खोज किस द्वीप पर समूह पर की थी बताओ। अंडमान, गेला पागोस, लक्षद्वीप, मेडागास्कर। तो इसका राइट आंसर आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। गेला पागोस द्वीप, कहां पे, गेला पागोस द्वीप। पता मजा आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। चार क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते, कितना था 30, 45, 31 पे आ जाते हैं। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। मानव विकास में कपास का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। क्वेश्चंस बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मानव विकास में कपास का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था बताओ। हड़प्पावासी, मिस्रवासी, मेसोपोटामिया, यूनानवासी। तो इसका आंसर है हड़प्पावासी। वहां पे हम लोग देखेंगे भी, जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, हड़प्पा काल को पढ़ेंगे, तो वहां पे इस क्वेश्चंस को फिर से देखेंगे कि मानव विकास में जो कपास का प्रयोग है सबसे पहले हड़प्पावासी किए थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता को ही शहरी सभ्यता कहते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे पहली सभ्यता, शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे वहां पे पाषाण काल के बाद हम लोग हड़प्पा कालीन सभ्यता पाएंगे, वहां पे इनको फिर से देखेंगे। यहां पे सिर्फ याद कर लेंगे, कपास का सबसे पहला प्रयोग हड़प्पा वासियों ने किया था। होमो इरेक्टस द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले पत्थरों के औजार को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ जल्दी। माइक्रोलिथ, एसुलियन, ब्लेड फ्लेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसुलियन। क्या हो जाएगा, एसुलियन, ठीक है। हम यहां पे बताए थे कि जो होमो इरेक्टस है वो सबसे पहले क्या किए थे बताओ, औजारों का उपयोग करना शुरू किए थे। तो होमो इरेक्टस द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले पत्थर के औजार को क्या कहते हैं, एसुलियन कहते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं बहुत चीज को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम गलत बोलते ना, होमो इरेक्टस, होमो हेमिलिस, ठीक है, उसने सबसे पहले औजार का प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन यदि क्वेश्चंस पूछे होमो इरेक्टस द्वारा उपयोग में जाने वाले पत्थर के औजार को क्या कहते थे, एसुलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसुलियन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रहा है, बिल्कुल। मानव में अक्ल, डाढ़, विजडम टूथ किस प्रकार के अंग हैं। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, बताओ। अवशेषी अंग होना चाहिए बीच, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मानव विकास की वह शाखा जो कंकालनों का अध्ययन करती है, यार इसमें तो कुछ है नहीं। बताओ हड्डी का अध्ययन कौन करेगा बताओ, ऑस्टियोलॉजी, बायोलॉजी का क्वेश्चन है।
इसमें दे दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं। किस पूर्वज को फर्स्ट वुमेन की उपाधि दी गई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस पूर्वज को फर्स्ट वुमेन की उपाधि दी जाती है बताओ? किस पूर्वज को फर्स्ट वुमेन की उपाधि दी गई बताओ, जल्दी बताओ। किस पूर्वज को फर्स्ट वुमेन की उपाधि दी गई? जल्दी बताओ, कोई बताएगा कोई? होमो हैबिलिस को। किसको फर्स्ट वुमेन की उपाधि किसको दी गई? होमो हैबिलिस को। होमो हैबिलिस को। किसको फर्स्ट वुमेन की उपाधि किसको दी गई? फर्स्ट वुमेन की उपाधि किसको दी गई? होमो हैबिलिस को। मनुष्य ने सबसे पहले धातु को गलाया था, किस धातु गलाया था? ये तो बहुत ही छोटी मोटा क्वेश्चन, इसे हम पढ़ेंगे, इसको पाषाण काल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, जब हम लोग हड़प्पा काल पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को गलाया था बताओ कोई? तांबा को गलाया, क्योंकि कांस्ययुगीन सभ्यता ही हड़प्पा कालीन सभ्यता को कहा जाता है, तो तांबा को गलाया होगा। द डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। द डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है बताओ? बताओ जल्दी। लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, वॉलिस हेक्सले। चार्ल्स डार्विन। अभी हम लोग क्या पढ़े थे अगले क्वेश्चन में? जो क्या बोल मानव विकास का सिद्धांत है वो किसने दिए थे? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। किस द्वीप में? गैलोपागोस द्वीप पे। और इसके बुक का क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन, द डिसेंट ऑफ मैन। मानव विकास के दौरान जबरों का छोटा होना क्या दर्शाता है? मानव विकास जैसे जैसे करता है तो उनके जबड़ा क्या होते जाते हैं? छोटा होते जाता है। तो वो क्या दिखाता है? वो धीरे धीरे पका हुआ और नरम भोजन खाना पसंद करने लगे। जबड़ा जब जैसे छोटा छोटा होना शुरू हो जाएगा तो वो क्या दिखाता है कि मानव जो है धीरे धीरे पका हुआ भोजन और नरम भोजन को करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो छठा नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 है, यूरोप में पाए जाने वाले प्राचीन मानव को क्या कहा जाता है? अभी करवाए थे ना ये क्वेश्चंस, बताओ ये क्वेश्चंस करवाए थे ना? नहीं करवाए थे ना। ये पैकिंग मानव चीन में कहा जाता है, पैकिंग मानव का साथ चाइना में मिला है। यहाँ पे क्या है? यूरोप में पाए जाने वाले प्राचीन मानव को क्या कहा जाता है? यूरोप में पाए जाने वाले प्राचीन मानव को जावा मानव कहते हैं, हिडलबर्ग मानव कहते हैं, पैकिंग मानव कहते हैं, शोलो मानव कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? हिडलबर्ग मानव कहते हैं। पैकिंग मानव कहां पे मिलता है? चाइना में मिलता है। ठीक है, तो यूरोप में हिडलबर्ग मानव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निएंडरथल मानव का निवास स्थान मुख्य रूप से कहा था? मैदान में, गुफाएं में, पेड़ में, समुद्र तट में? सीधी सी बताओ, वो मैदान में, मैदान से कहां आएंगे बताओ जल्दी? मैदान आएंगे, वहां पे अपना गुफा बनाएंगे, फिर क्या हो जाएगा आंसर? गुफा। निएंडरथल मानव का निवास स्थान क्या था बताओ? गुफा में। क्रो-मैग्नन मानव की औजार मुख्य रूप से किसके बने थे? क्वेश्चन नंबर 1, पत्थर के, हड्डी और सिंग के, लोहा के, तांबा का। 1 मिनट मान के चलते हम इस चीज को नहीं जानते, ठीक है, हम नहीं जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ तो? देखो, शुरुआती तौर में जो मानव होंगे पत्थर का यूज करेंगे। लोहा तो बाद में हुआ ना, वैदिक कालीन टाइम में जब हम लोग पढ़ते उसमें लोहा का खोज हुआ। तांबा तो एक तरह से कहा जाए उससे थोड़ा सा पहले की बात है। तो बताओ ये क्रो-मैग्नन जो मानव है वो कहीं न कहीं किसके पूर्वज है? निकटतम पूर्वज है होमो सेपियंस का। तो होमो सेपियंस लोहा और तांबा का यूज करना शुरू कर देंगे तो हड्डी और सिंग ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रो-मैग्नन मानव की औजार मुख्य रूप से किसके बने थे? हड्डी और सिंग के। याद कर लेंगे। मानव विकास में भाषा का विकास सबसे पहले किसमें माना जाता है? हा, मानव की जो विकास क्रम है, भाषा को सीखना सबसे पहले मानव की किस प्रजातियों ने सीखा था बताओ? भाषा का विकास सबसे पहले किसमें हुआ था? होमो सेपियंस में। याद रख लेंगे इसको, होमो सेपियंस क्या हो जाएगा? आधुनिक मानव ने सबसे पहले लैंग्वेज का विकास को देखा, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज को देखा। किस पूर्वज के जीवाश्म को नर्मदा मानव कहा जाता है? कोई बताएंगे? किस पूर्वज के जीवाश्म को नर्मदा मानव कहा जाता है? आंसर देंगे इसका।
होमो इरेक्टस को, ठीक है। नर्मदा मानव होमो इरेक्टस, नर्मदा मानव होमो इरेक्टस, याद कर लेंगे इसको। जो नर्मदा मानव है वो मानव के किस पूर्वज के जीवाश्म को कहा जाता है? होमो इरेक्टस को। किसको कहा जाता है? होमो इरेक्टस को। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव के पूर्वजों में सबसे पहले कुत्ते को पालतू किसने बनाया? किस मानव के पूर्वजों ने या मानव के पूर्वजों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू किस मानव ने बनाया? पूरा पाषाण काल के मानव, मध्य पाषाण काल के मानव, नभ पाषाण काल के मानव या लोह युग के मानव? बताओ जल्दी इसका आंसर। मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में जो उस टाइम के मानव थे, सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। क्या बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। याद कर लेंगे, ठीक है, याद करने वाला चीज है। हम बोले ना कि इस चीज को यदि पढ़ा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इस चीज को सेलेक्ट करके आपके बीच में रखे हैं ताकि आपके एग्जाम में यदि मानव विकास क्रम से एक भी क्वेश्चन आए तो आप बनाने में थोड़ा सा क्या हो जाए, योग्य हो जाए, ठीक है। बाद बाकी हमें ना तो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना है, हमें तो जीएस पढ़ना है। तो जीएस में इतना हम आपको दे दिए, इतना क्वेश्चंस आपको करवा दिए कि आप जाकर के यदि क्वेश्चंस पूछेगा तो इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चंस नहीं रहेगा, इसी में से रहेगा, आप वो करके आएंगे। एंथ्रोपोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया? बताओ, एंथ्रोपोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। ये तो कॉमन चीज है। मानव विकास के क्रम में जो ठोड़ी है, इंपॉर्टेंट है, का विकास किसमें हो? देखो ये क्वेश्चन पूछता है, जो ठोड़ी है, ठोड़ी का विकास सबसे पहले किसमें हुआ था? होमो इरेक्टस में, निएंडरथैल्स में, होमो सेपियंस में, होमो हैबिलिस में? बताओ कोई। याद रखेंगे आधुनिक मानव इसका सही आंसर होगा। ठोड़ी का विकास, चीन का विकास सबसे पहले किसमें हुआ था? बताओ, होमो सेपियंस में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। 47 नंबर क्वेश्चन क्या देखो, 46 तक हो गया था ना। हाँ, जो पॉलीएंथ्रोपोलॉजी है, पॉलियोएंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन है? ब्रांच ऑफ किसका? बताओ, पॉलियोएंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताओ कोई। पॉलियोएंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताओ। प्राचीन पौधे का, प्राचीन मानव जीवाश्मों का, प्राचीन सिक्कों का, प्राचीन जलवायु का? सबसे पहला चीज एंथ्रोपोलॉजी है तो मानव का अध्ययन किया जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। आंसर प्राचीन मानव जीवाश्मों का। मानव के पैर के अंगूठे का अन्य उंगलियों का समानांतर होना क्या दर्शाता है? मानव के पैर के अंगूठे का अन्य उंगलियों के समांतर होना क्या दर्शाता है? पेड़ों पर चढ़ जाना, सीधे खड़े होकर के चलना, तेज दौड़ना, तैरना? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा कर लोगे। बताओ जल्दी बताओ। अरे भाई सीधी सी बात है, वो पेड़ पर चढ़ना नहीं होगा क्योंकि ये डेवलपमेंट का क्रम है ना, तो तेज दौड़ना नहीं, ये सीधे होकर के, मतलब ये दिखाता है कि मानव अब धीरे धीरे सीधे होकर के चलना प्रारंभ कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमोसेपियंस का अर्थ, होमोसेपियंस का अर्थ वाइज मैन किस वैज्ञानिक ने दिया था? होमोसेपियंस अभी तक के सबसे बुद्धिमान मानव की प्रजाति है, वाइज मैन की प्रजाति है, ऐसा किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो बताओ, लीनियस ने कहा था, कार्ल लीनियस के द्वारा कहा गया था कि होमोसेपियंस जो है सबसे ज्यादा वाइज मैन है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, लीनियस। मानव विकास की प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है या नहीं? ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा हो सकता है नहीं है, साइंस इतना डेवलपमेंट कर रहा है तो इसमें तो कोई बड़ी क्वेश्चन है नहीं है, तो ये हाँ। तो देखो अब ये हम लोग 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस कर लिए। अब देखो एक दो चीज मैं बोलता हूं कि आप सब जब ये क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इस क्लास, जो क्लास था आपका मानव विकास क्रम पे, उन पे कुछ चीज आपके नोट्स में नहीं होंगे या मैं आपको उस टाइम में डिस्कस नहीं किया होगा। तो देखो हर टॉपिक में हर एक कंटेंट को कवर कर पाना ये नहीं हो पाता है। अब देखो जैसे मान के चलो तैयारी का एक 100% होता है। अब जब तैयारी कर रहे होते, जब आप किसी टीचर से पढ़ रहे होते तो वहां पे क्या होता, टीचर आपको
नोट्स देंगे। एटलीस्ट मान के चलो कि उस टीचर ने 80% चीज को कवर करवाया, बट 80% चीज में 80% फैक्ट को कवर करवाया। मैं ऐसा बोलता हूं 80% फैक्ट को कवर करवाया, लेकिन उस टीचर ने क्या किया, आपको 100% कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, 100% कॉन्सेप्ट दिया, 20% फैक्ट उसने छोड़ दिया। क्योंकि हो सकता है आज एग्जाम में आपके कॉपी में जो फैक्ट है उस फैक्ट को ना पूछ करके कोई दूसरा फैक्ट पूछ दिया है। अगर आप एग्जाम देने जाते हो वहां पे दूसरा फैक्ट पूछ दिया गया है, तो आपको घबराना नहीं है। आप जो भी चीज पढ़े हो, ये कॉपी में जो भी चीज पढ़े हो, जो भी चीज का नोट्स बनाए हो, वो ठीक है। बस आप एक काम करते जाओ कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उनके PYQ लगा लो। जब आप PYQ लगाने जाएंगे तो हो सकता है वहां पे आपको 80% क्वेश्चन बनता हो, 20% क्वेश्चन नहीं बनता हो सकता है 90% क्वेश्चन बनता हो, 10% नहीं बनता हो। तो घबराना नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। इस भारतवर्ष के अंदर जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सबके साथ ऐसा होता है। तो आपका क्या काम है कि आप जब उसको लगा रहे हो तो बस उनका जानकारी प्राप्त कर लो। आपके पास बहुत सारे संसाधन है इनकी जानकारी प्राप्त करने का। ठीक है, बस एक कहीं पे उनको पढ़ लो, हो सकता है तो अपने नोट्स में उसको ऐड कर लो। तो कौन सी घबराना नहीं है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे टीचर के द्वारा ये नहीं पढ़ाया गया है, एग्जाम में ये पूछा गया है। बिल्कुल घबराना नहीं है, बस आपको अपने कॉपी में ऐड कर लेना है। कहने का मतलब सीधा सा है, आप ये अगर चाहते हो कि सिर्फ क्लास कर लेने से आपका तैयारी 100% हो जाएगा तो आपका ये भ्रम है। ठीक है, आप जिस भी एग्जाम को दे रहे हो उनके क्वेश्चंस को लगाओ, साथ ही साथ मैं जो आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं उनको भी लगाना है। कहने का मतलब जब आप क्वेश्चंस भी लगाते हो और क्लास नोट्स को भी कवर करते हो तब आपका तैयारी नहीं कुछ तो 95 to 98% हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ने का यही तरीका है। तो ये क्लास आप सबको कैसा लगा, ये मेरा प्रयास आप सबको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, पढ़ाने का जो तरीका है, जैसे मैं टॉपिक को पढ़ाया फिर उस पर क्वेश्चंस करवाया, जो ये तरीका है मेरा पढ़ाने का कैसा है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्योंकि आप लोग जब तक कोई रिएक्ट नहीं देंगे तब तक मुझे पता नहीं चल पाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या गलती मतलब मेरे अंदर क्या गलती है, मुझे क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। तो आप सब जरूर कमेंट में कुछ ना कुछ लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यदि ऐसा कुछ था तो मैं अपने अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी ला सकता हूं, और आप लोग सजेस्ट कीजिए मुझे और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो भी कमेंट में जरूर लिखेंगे। बाद बाकी आप सबको पता है मेरे द्वारा ये शुरू किया गया एक छोटा सा प्रयास है। मेरा मानना यही है कि इस भारतवर्ष के अंदर जो भी विद्यार्थी पैसे के अभाव के कारण जो मान के चलो जो कंपटीशन के क्षेत्र में आना चाहते हैं बट उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाता है, पूर्ण रूप से कंसेप्ट और फैक्ट किसी भी टॉपिक को वो कवर नहीं कर पाता है। ठीक है, बस वो ये मान के चलता है कि ये SSC का एग्जाम है, ये रेलवे का एग्जाम है, तो हमें फिर फैक्ट की आवश्यकता है, स्टैटिक पोर्शन जो जैसे छोटे छोटे फैक्ट की आवश्यकता है। तो वो तुम बाहर निकालो, एक बार तुम हर सब्जेक्ट को पढ़ो बढ़िया से। टाइम है तुम्हारे पास तो हर सब्जेक्ट की जानकारी बढ़िया से लो, प्रॉपर वे में लो। उनके बाद तुम एग्जाम देना यदि शुरू करोगे, कोई भी एग्जाम तुम देना शुरू करो तो फिर तुमको आसान लगना शुरू हो जाएगा। बस एक ही काम बच जाएगा कि तुम उस एग्जाम का PYQ लगा लो। तो एक बार मेरे ख्याल से आप लोग जो भी बिगिनर बच्चे हैं, जो भी बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, जो भी बिगिनर मेरे छोटे भाई बहन मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, बढ़िया से टाइम दो, और एक बार हर चीज को बढ़िया से पढ़ो, ताकि फिर से आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्योंकि हम लोग देखते हैं अक्सर, हम बहुत विद्यार्थियों को देखते हैं कि वो एक ही हिस्ट्री को पढ़ा है तो 5-5 बार 10-10 बार पढ़ा है। आप सोचो, जब आप एक ही बार में इसी सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ लेते हो, थोड़ा टाइम दे के पढ़ लेते हो, तो बताओ क्या दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो मेरा यही मानना है कि एक छोटा सा मेरा प्रयास है। ठीक है,
मेरा कहना ये है कि मैं फैक्ट भी पढ़ाऊंगा आपको और कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। दोनों को इंक्लूड करके चलेंगे और किसी भी एग्जाम जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इन्हीं को ध्यान में रख करके ये क्लास तैयार किया जा रहा है। तो जो भी क्लास 12th के बच्चे जो कंपटीशन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, तो इस क्रांति रैंकर्स के परिवार से जरूर जुड़े, आपको बहुत फायदा होगा। और ऐसे दोस्त जिसके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाता है, जिसके पास ये जिसके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, वो सारे दोस्तों के पास वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि उनको भी मदद हो सके, ठीक है। और बस मैं यही कहूँगा कि आप सब का प्यार ऐसा बना रहे, आप लोग बना के रखिए। अंत में इस क्लास को यही खत्म किया जाए और आप अपना रिएक्शन जरूर कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।